इतिहास। अच्छा, नाम सुनते ही कई लोगों को लगता है कि ये कितना बोरिंग सब्जेक्ट है ना? लेकिन रुकिए, ये कहानी वैसी नहीं है। ये किसी राजा रानी की उबाऊ दास्तां नहीं, बल्कि एक ऐसे जबरदस्त आइडिया की कहानी है जिसने देशों को बनाया, साम्राज्यों को मिटा दिया और सच पूछिए तो उस दुनिया को गढ़ा जिसमें हम आज रह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां भारत, फ्रांस या जर्मनी जैसे देश हैं ही नहीं। अजीब लगता है ना? पर आज से बस कुछ 100 साल पहले दुनिया ऐसी ही थी। वो राष्ट्रों की नहीं, बल्कि राजाओं, रानियों और उनके साम्राज्यों की दुनिया थी। पहचान देश से नहीं, शासक से होती थी। तो इस कमाल की कहानी को ठीक से समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पुरानी दुनिया कैसी थी, फिर ये बदलाव कैसे शुरू हुआ और आखिर में ये देखेंगे कि इस विचार का आज हम सब पर क्या असर है। क्रांति से पहले का यूरोप जो था, वो छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों में बटा हुआ था। वफादारी किसी देश के लिए नहीं होती थी, बल्कि अपने राजा या उसके खानदान के लिए होती थी। समाज भी एकदम साफ साफ बटा था। एक तरफ अमीर लोग और दूसरी तरफ गरीब किसान। और राजा ने जो कह दिया, बस वही कानून था। तो देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच थीं। एक तरफ था राजतंत्र, जहाँ पावर आपको जन्म से मिलती थी और आम लोग सिर्फ प्रजा थे। और दूसरी तरफ एक नया आइडिया जन्म ले रहा था, प्रजातंत्र का, जहाँ पावर जनता के हाथ में होती है और लोग सिर्फ प्रजा नहीं बल्कि नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं। और इसी माहौल में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया का जन्म हुआ, राष्ट्रवाद। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक फीलिंग है। इसको ऐसे समझिए जैसे भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हुए जो महसूस होता है ना, अपने देश के लिए वो जुनून, वो एकता की भावना, बस वही राष्ट्रवाद है। ये सोच कि हम सब एक हैं और हमारा अपना एक देश होना चाहिए। और इस आइडिया की जो चिंगारी थी वो सबसे पहले भड़की फ्रांस में। साल था 1789। ये वो पल था जब राष्ट्रवाद का विचार एक जोरदार धमाके के साथ दुनिया के सामने आया। हुआ ये कि फ्रांस के लोग अपने राजा लुई 16वें से तंग आ चुके थे। बहुत ज्यादा टैक्स, असमानता, लोग परेशान थे। तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने राजा को गद्दी से हटाया, राजतंत्र को खत्म किया और ऐलान कर दिया कि अब से फ्रांस की असली मालिक उसकी जनता होगी, उसके नागरिक होंगे। ये पहली बार था जब एक राजा की प्रजा एक राष्ट्र के नागरिक बन गई थी। फ्रांस में जो हुआ वो खबर पूरे यूरोप में जंगल की आग की तरह फैल गई। इटली में, जर्मनी में, स्पेन में, हर जगह लोग ये सोचने लगे, अरे अगर फ्रांस के लोग अपने राजा से छुटकारा पा सकते हैं और अपना देश खुद चला सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? ये एक ऐसा सवाल था जिसने पूरे महाद्वीप को हिलाकर रख दिया। और फिर कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने इस आग को और हवा दी, नेपोलियन बोनापार्ट। वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था, मतलब एक ही समय में हीरो भी और विलेन भी। अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात है वो सच में दिलचस्प है। वो है नेपोलियन का विरोधाभास। एक तरफ उसने खुद को सम्राट बना लिया, डेमोक्रेसी खत्म कर दी, लेकिन दूसरी तरफ वो जिन इलाकों को जीतता था वहां फ्रांसीसी क्रांति के आइडिया भी फैलाता था कि कानून के सामने सब बराबर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो एक तरह से अनजाने में वो उन्हीं देशों में राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा था जिन पर वो कब्जा कर रहा था। नेपोलियन की हार के बाद पूरा यूरोप एक वैचारिक जंग का मैदान बन गया। एक तरफ थे रूढ़िवादी जो चाहते थे कि पुरानी राजशाही व्यवस्था वापस आ जाए, और दूसरी तरफ थे क्रांतिकारी जो आज़ादी और राष्ट्र राज्यों के नए आइडिया के लिए लड़ रहे थे। ये पूरा दौर जो था वो उथल-पुथल से भरा था। 1789 की क्रांति से शुरुआत हुई, फिर 1815 में पुराने राजाओं को वापस लाने की कोशिश की गई, लेकिन ये आइडिया दबा नहीं। 1830 और 1848 के बीच तो पूरे यूरोप में विद्रोह की लहरें उठी, जो आखिर में 1871 में जर्मनी के एकीकरण के साथ अपने चरम पर पहुंची। और इस आंदोलन की जो आत्मा थे वो थे ग्यूसेप मैज़िनी जैसे क्रांतिकारी। उनका ये कहना उस जुनून और युवा ऊर्जा को दिखाता है जो इन राष्ट्रवादी आंदोलनों के पीछे थे। उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे सीक्रेट संगठन बनाए, जिनका बस एक ही सपना था, अपने अपने देशों को एकजुट और आज़ाद देखना। तो दशकों के संघर्ष के बाद ये विचार हकीकत कैसे बने? जर्मनी और इटली के मामले में ये कहानी थी आग, खून और कूटनीति की।
राष्ट्रवाद का आइडिया अब सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक हकीकत बनने वाला था, जिससे यूरोप का नक्शा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो समझने वाली बात यह है कि इन राष्ट्रों को किसी एक हीरो ने नहीं बनाया, ये एक तरह से टीम एफर्ट था। इटली में मैज़ीनी ने सपना देखा, तो कैवूर ने दिमाग लगाकर रास्ता बनाया, और गैरीबाल्डी ने अपनी तलवार यानी सेना के दम पर उसे हकीकत में बदला, और जर्मनी में ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपनी लौह और रक्त की नीति से जर्मनी को एक कर दिया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जरा अंदाजा लगाइए, जो जर्मनी 300 से ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में बटा था और जो इटली कई अलग अलग राज्यों के कब्जे में था, वो अब 2 बड़े, ताकतवर और एक देश बन चुके थे। ये राष्ट्रवाद की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। राष्ट्रवाद ने मॉडर्न यूरोप को बना तो दिया, पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इस पावरफुल आइडिया के बहुत दूरगामी असर हुए, कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से यूरोप में 44 देश हैं। ये संख्या सीधे तौर पर राष्ट्रवाद के उसी विचार की विरासत है कि हर राष्ट्र या लोगों के समूह का अपना एक अलग देश होना चाहिए। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जिस राष्ट्रवाद ने देशों को आज़ादी दिलाई, वही राष्ट्रवाद जब हद से ज़्यादा आक्रामक हो गया तो वो साम्राज्यवाद में बदल गया। नए बने ताकतवर देश अब आपस में ही होड़ करने लगे। वे दूसरे महाद्वीपों में अपनी कॉलोनियां बनाने लगे, जिससे एक नए तरह का संघर्ष शुरू हो गया। यानी जो ताकत एकता ला रही थी, अब वही टकराव की वजह बन रही थी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। राष्ट्रवाद, वो आइडिया जिसने राजाओं की सत्ता खत्म की और लोगों को जोड़कर देश बनाए, क्या आज भी जोड़ने वाली ताकत है, या फिर ये हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है? इसका जवाब इतिहास में भी है और हमारे आज में भी। सोचने वाली बात है ना?